नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसका ये 12वां भाग है। चक्रवातों में हम आज पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के लिए कुछ अनुकूल या आवश्यक दशाएं होना जरूरी होता है, यानी कुछ विशेष दशाओं में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हो पाती है। तो वो आदर्श या अनुकूल दशाएं कौन कौन सी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आर्द्र एवं उष्ण वायु की लगातार या अनवरत आपूर्ति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए गर्म एवं आर्द्र या उष्ण एवं आर्द्र जो वायु है उसकी लगातार आपूर्ति होनी जरूरी है। आपूर्ति होती रहनी चाहिए, तभी क्या है वो चक्रवात हैं वो उत्पन्न हो पाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु उष्ण एवं आर्द्र होती है, तो उष्ण एवं आर्द्र या आर्द्र एवं उष्ण वायु की लगातार पूर्ति होना आवश्यक है। अब इनकी उत्पत्ति है वो कुछ विशेष दशाओं में ही होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति गर्मियों में उस समय होती है जब सागरीय सतह का तापमान कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, यानी 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान या 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, उस समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उस समय होती है जब सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो। और ये कब? गर्मियों में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति गर्मी में उस समय होती है जब सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, और इसके लिए उष्ण एवं आर्द्र हवाओं की लगातार आपूर्ति होते रहना जरूरी है, यानी लगातार आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियालिस बल का होना भी आवश्यक है, यानी कोरियालिस बल की इनकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी उत्पत्ति के लिए कोरियालिस बल का होना आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनके लिए आर्द्र और उष्ण हवाओं के साथ साथ कोरियालिस बल का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि कोरियालिस बल नहीं होगा तो हवाओं में विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा, और विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो ये चक्रवात है उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, यानी विक्षेप होने से ही एक चक्रीय या चक्रवातीय परिसंचरण सिस्टम का उद्भव होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच
भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल न्यूनतम होता है। तो अतः वहां पर ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। तो ये एक इनकी मुख्य विशेषता रही कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियालिस बल का होना जरूरी है। भूमध्य रेखा के दोनों गोलार्ध जो दोनों ओर में 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिसके कारण क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो उन क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हो पाते। यानी कोरियालिस बल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कोरियालिस बल के कारण ही हवाओं की दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है। अब कोरियालिस बल क्यों महत्वपूर्ण है, भी हमने देखा कोरियालिस बल के कारण ये उत्पन्न होते हैं। कोरियालिस बल का महत्व क्या है, इसके कारण हवाओं में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं चक्राकार रूप धारण करती हैं तथा चक्रवात बनते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में कोरियालिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके कारण हवाएं हैं वो विक्षेपित होती हैं, अपने मार्ग से मुड़ती हैं। अपने मार्ग से जब मुड़ेंगी हवाएं, विक्षेपण होगा उनका, उससे क्या होगा, चक्रवात की उत्पत्ति होगी। तो हवाएं चक्राकार रूप धारण करती हैं और उससे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये कारण है कि इनकी उत्पत्ति के लिए कोरियालिस बल की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि अधिकांश जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच की जो चौड़ी पट्टी है उसमें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 5 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 5 से 8 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कोरियालिस क्या होगा, बढ़ेगा। इसी कारण क्या होता है, इनकी उत्पत्ति 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में होती है। अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरीय भाग पर होती है। तो ये इनकी उत्पत्ति की दूसरी आदर्श दशा हम कह सकते हैं कि कोरियालिस बल का होना आवश्यक होता है। इसलिए ये क्या 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जो चौड़ी पट्टी दोनों गोलार्धों में है, उन्हीं में सागरीय भागों पर इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए ये आदर्श दशा है कि कोरियालिस बल है वो ज़्यादा होना चाहिए। कोरियालिस बल अगर न्यूनतम होगा, जैसे 5 से 8 डिग्री अक्षांश की जो लगभग यानी 0 से 5 या दोनों अक्षांशों में 0 से 5 या 8 डिग्री जो है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसमें इनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि कोरियालिस बल वहाँ पर क्या रहता है, न्यूनतम रहता है। इसके बाद में तीसरी, ये ITCZ जो है यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है उससे संबंधित होते हैं। ये चक्रवात
से संबंधित होते हैं। ये इसको मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये चक्रवात जो है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ से संबंधित होते हैं और इसका विस्तार, ये मेखला लगभग हम जानते हैं कि 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये स्थित रहती है, अक्षांशों के मध्य। अब यहाँ पर हवाएं क्या करती हैं, अभिसरण करती हैं। अब ये इसकी स्थिति है वो बदलती रहती है, जैसे ग्रीष्म काल में ये उत्तरी गोलार्ध में रहती है और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिण गोलार्ध की तरफ चली जाती है। तो इसी कारण क्या उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में चक्रवात ये हैं लगभग क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, यानी ITCZ के साथ संबंधित होते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है वो एक पेटी के रूप में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसकी स्थिति रहती है, फिक्स नहीं है। एक सूर्य के साथ ये ITCZ क्या होता है, सूर्य के साथ उत्तरायण दक्षिणायन होता है। अब सूर्य के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन होगा, अर्थात ये तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, उत्तर की तरफ, और शीत ऋतु में ये चला जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसी कारण क्या होता है कि जब ITCZ जो है ये मान लीजिए ITCZ, अब इसकी स्थिति ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की तरफ होती है, शीत ऋतु में ये चला जाता है दक्षिण की तरफ शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में इसी कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि ITCZ जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है शीत ऋतु में, जब हमारे शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका मतलब ये है कि ये उत्पन्न केवल ग्रीष्म ऋतु में होंगे, चाहे ये दक्षिणी गोलार्ध हो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो। तो इस प्रकार से जब ITCZ उत्तर की तरफ होती है तो इनकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध में होती है, और जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो ITCZ भी क्या हो जाती है, दक्षिणायन हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे शीत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये दक्षिणायन हो जाते हैं और इनकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो इस प्रकार से जो तीसरी इनकी विशेषता है कि ये ITCZ से संबंधित होते हैं। ITCZ जब उत्तर की तरफ खिसकती है तो ये उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं, और जब ITCZ दक्षिण की तरफ चली जाती है शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ, तो इनकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो ये इनकी तीसरी उत्पत्ति की आदर्श दशा कह सकते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु देखते हैं, नंबर 4, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनसे पहले कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होनी आवश्यक होती है। यानी जब इससे पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा वायुमंडल में, इन चक्रवातों से पहले उष्णकटिबंधीय कमजोर विक्षोभ उत्पन्न होने चाहिए। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक है कि इन चक्रवातों से पहले कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभों की स्थिति होनी जरूरी है। जब ये विक्षोभ उत्पन्न होंगे तो इससे क्या होगा, एक प्रचंड तूफान या चक्रवात में ये बदल जाते हैं। यानी इनके निर्माण से पहले क्या होगा, एक कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभ उत्पन्न होगा जो बाद में क्या हो जाता है,
प्रचंड हो जाता है। तो इन चक्रवातों से पहले उष्णकटिबंधीय कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभ उत्पन्न होने आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पांचवी जो आदर्श दशा है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय दशाएं होना आवश्यक होती हैं। उच्च वायुमंडल में 9,000 से 15,000 मीटर उच्च वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय स्थिति होना आवश्यक। अब उच्च वायुमंडल में कैसी स्थिति होनी चाहिए? प्रति चक्रवातीय, यानी हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ फैलती हुई होनी चाहिए उच्च वायुमंडल में। तो धरातल से ऊपर 9,000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवातीय परिसंचरण की दशाएं होनी चाहिए, यानी हवाएं हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ फैलती हुई वहां पर होनी चाहिए। अब इसका क्या कारण रहता है कि जब उच्च वायुमंडल में जब प्रति चक्रवातीय दशाएं बनेगी तो वो धरातलीय हवाओं को क्या करेंगी? ऊपर की ओर खींचेंगी, जिससे धरातल पर क्या बनेगा? इससे धरातल पर न्यून वायुदाब बनता है। तो इससे धरातल पर क्या है? न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। उच्च वायुमंडल में 9,000 से 15,000 मीटर पर प्रति चक्रवातीय दशाओं की उपस्थिति होना आवश्यक है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए। इससे क्या होता है? उच्च वायुमंडल में जब प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होगी तो उससे निम्न वायुमंडल या धरातल की जो वायु है वो ऊपर उठेंगी। और जब धरातलीय हवाएं ऊपर खींचेंगी, यानी जिससे सतह पर या धरातलीय सतह पर क्या है? न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं न्यून वायुदाब का केंद्र बनने से ही चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। और इससे क्या होगा? जब धरातलीय हवाएं ऊपर खींचेंगी उससे क्या होगा? न्यून वायुदाब का केंद्र धरातल पर बनेगा, ऊपर प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उससे क्या होगा? धरातल पर न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा और चक्रवात है वो तीव्र स्थिति में आएंगे, यानी और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे। तो ये इनके लिए आदर्श दशा है कि उच्च वायुमंडल में 9,000 से 15,000 की मीटर की ऊंचाई पर क्या होना चाहिए? इसके लिए न्यून प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होना आवश्यक है। छठा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में एक विशेषता ये रहती है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति ITCZ में छोटे छोटे भंवरों के रूप में होती है। यानी ये चक्रवात अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मंडल जो है क्षेत्र जो है उसमें छोटे छोटे भंवर के आसपास उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे भंवर बनने आवश्यक हैं। इन चक्रवातों के लिए ITCZ में छोटे छोटे भंवर बनने आवश्यक हैं। तो ये चक्रवात तभी उत्पन्न होंगे जब ITCZ में क्या है? छोटे छोटे वायु भंवर बनेंगे। उन वायु भंवरों को धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? विस्तृत हो जाते हैं और उसके बाद में इनकी उत्पत्ति हो जाती है। यानी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवर के अस्तित्व के रूप में, यानी छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवरों का अस्तित्व है वहाँ पर होना आवश्यक है, उसी से इनकी उत्पत्ति हो पाती है। तो ये आदर्श दशाएं हमने देखी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की 6 आदर्श दशाएं ये हैं। अगर हम इनके मौसम की बात करें तो इनके मौसम में जैसे कि हम जानते हैं एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा लगभग बराबर रहती है, तापमान में भी इसमें क्या है? ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम। तो जैसे ही इनका आगमन होता है तो आगमन में वायु वेग मंद पड़ जाता है, तापमान बढ़ने लगेगा और वायु दाब घटने लगेगा। ये तो चक्रवात की सामान्य विशेषताएं हैं। वायु वेग मंद हो जाएगा जब इनका आगमन होगा। आगमन होने पर है ये वायु वेग मंद हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा, वायु दाब निम्न होने लगेगा या वायु दाब है वो कम होने लगेगा। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की प्रारंभिक विशेषताएं हैं। आकाश में अब पक्षाप बादल आ जाएंगे। जैसे कि चक्रवातों की सामान्य विशेषताओं में हमने पढ़ा, आकाश में पक्षाप बादलों का आगमन। तो आकाश में पक्षाप बादलों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इनके आगमन के साथ ही जैसे ही चक्रवात नजदीक आ जाता है, हवाएं तीव्र रूप धारण कर लेती हैं, प्रचंड हवाएं चलने लग जाती हैं और बादल आकाश में काले कपासी बादल बन जाते हैं। तीव्र वर्षा होने लग जाती है। वर्षा किस प्रकार की होती है? मूसलाधार वर्षा होने लगती है। इसका शुरुआती जो प्रतिशत है, जो वर्षा की मात्रा रहती है वो 15 से 25 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन इसके रुकने पर यानी चक्रवात जब एक जगह ठहर जाता है तो ये वर्षा है वो 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो इस प्रकार से जब चक्रवात पूर्णतः क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो काले कपासी बादल छा जाएंगे और जिससे सामान्यतः वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर या इनके मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी चक्रवात जब एक जगह पर ठहर जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा, तो फिर उस समय 75 से 100 या 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होने लग जाती है। अब दृश्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है क्योंकि पूरा जो आकाश है वो मेघाच्छादित हो जाता है। दृश्यता समाप्त हो जाती है, पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं। इसके बाद में जब चक्रवात का केंद्र या चक्षु आता है, यानी मध्य भाग जो है चक्रवात का वो प्रवेश करता है, तो उस समय क्या हो जाता है? हवाएं थोड़ी शांत हो जाएंगी, यानी इस समय में आकाश है वो समाप्त हो जाता, आकाश है वो साफ हो जाता है और हवाएं हैं वो समाप्त अचानक से शांत हो जाती हैं। तो ये किसके लक्षण हैं? ये चक्रवात के जो चक्षु है उसके आने के लक्षण है। लेकिन वायुदाब फिर भी न्यूनतम बना रहता है और ये चक्रवात के चक्षु के आगमन के बाद जो तापमान आकाश क्या हो जाता है? साफ, वर्षा रुक जाती है, वायु वेग मंद, वायु क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। ये किसके लक्षण हैं? ये चक्रवात के केंद्र या चक्रवात के चक्षु के आगमन के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब चक्रवात का केंद्र आता है, यानी आकाश साफ हो जाता है, वायु वेग है वो मंद हो जाता है। और अब ये अवस्था जो है चक्रवात की, ये लगभग रहती है आधे घंटे तक। आधे घंटे तक जो चक्रवात का चक्षु भाग है उसका प्रभाव रहता है। अब इसके जैसे ही आगे बढ़ते ही चक्रवात का पृष्ठ भाग आ जाता है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ेगा वायु दाब बढ़ने लग जाता है, वायु वेग मंद हो जाता है और बादलों का जो हल्का आवरण है वो छा जाता है। यानी पहले चक्रवात का पूर्ण भाग जब आया तो पहले क्या होता है? आगमन के समय वायु वेग मंद हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा, वायु दाब निम्न होगा। ये तो आने के लक्षण है, आने के बादल पक्षाप। जब चक्रवात आ जाएगा, आगमन हो जाएगा, प्रवेश करेगा क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा? काले कपासी बादल बन जाएंगे, तीव्र हवाएं चलने लगेंगी और वर्षा होने लगेगी। मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर और अवरोध आने पर या रुकने पर 75 से 100 या 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद चक्रवात का चक्षु या केंद्र का आगमन होता है, आकाश साफ हो जाता है, वायु वेग है वो मंद हो जाता है। आधे घंटे तक ये स्थिति रहती है। इसके बाद में कौन सा भाग आता है? पृष्ठ भाग। वर्षा मूसलाधार, और ये कब तक रह सकती है? लंबे समय तक ये स्थिति बनी रह सकती है। इसके बाद चक्रवात धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है, वायु वेग मंद हो जाता है, वायु दाब है वो बढ़ने लगता है, तापमान थोड़ा कम होने लगता है, आकाश साफ होने लगता है, हल्के बादलों का आवरण रहता है। तो ये था उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार और इनकी
जो वितरण है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।